Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to cover the 61st chapter of my series which is Indian Polity. Indian Polity की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, रेफरेंस मैंने लक्ष्मीकांत के बुक से लिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक रिसोर्स है, ठीक है। और इसको मैं कवर कर रहा हूँ थ्रू दीज वीडियोज आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, चाहे वो स्टेट के सिविल सर्विस की तैयारी करते हो या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है आपके लिए, राइट। तो इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, बिकॉज आजकल देख रहा हूँ ट्रेंड ऐसा है कि देख के आप निकल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो, जिससे कि नई वीडियोस जो होती हैं जो कि एजुकेशनल है वो आप उसको मिस कर जाते हो। तो ये जरूर कर लेना। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इंडियन इकोनॉमी की भी एक मेरी सीरीज है जिसका रेफरेंस मैंने रमेश सिंह के बुक से लिया है। कंपोजिट पूरी ये सीरीज है, यहाँ पे बेसिक्स वगैरह और नई नई चीज़ें, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने कवर की है। इसके साथ मैंने नोट भी दिया है, पीडीएफ के तौर पे नोट आपको दिया हुआ है। सो आप इस सीरीज को देखो, वीडियोस को देखो, उसके बाद पीडीएफ आप ले लेना ताकि आपको जो नोट मेकिंग का काम है वो ना करना पड़े। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही मेटिकुलसली इसको बनाया गया है, तो इसको जरूर ले लो, ठीक है। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इससे पहले, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। तो उसके लिए ये जरूरी है कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है, ग्लोबली क्या चल रही है चीजें, ताकि मैं इसको बताऊं और आपको ये बात समझ में आ जाए कि लोकपाल और लोकायुक्त है क्या, ये करता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ग्लोबल सिनेरियो क्या है। अब देखिए, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं, जो हमारे वर्ल्ड में मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, उनकी ओरिएंटेशन है वेलफेयर ओरिएंटेशन। मतलब कि वो चाहते हैं कि उनकी जो जनता है उनको वेलफेयर पॉलिसीज मिले, उनका उत्थान हो, वो डेवलप करे, उनको ग्रोथ का फायदा मिले, वेलफेयर पॉलिसीज होनी चाहिए। इसके लिए क्या है कि वेलफेयर स्कीम्स निकालना पड़ता है इन कंट्रीज को, ठीक है। बैकग्राउंड बड़े ध्यान से समझना। मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स वेलफेयर पॉलिसीज लाती हैं जनता के लिए, उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स पॉलिसीज आती है, और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी ही इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराती है। सो दैट इज वाई एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हुआ भी है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट इंडिया में भी ब्यूरोक्रेसी बढ़ी है, ब्यूरोक्रेसी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी हो जाता है, बिकॉज वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराना है। इसकी वजह से देखा गया है कि इन ब्यूरोक्रेटिक एंड ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं जो काम करते हैं इस वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने में, उनका पावर और उनके डिस्क्रिशनरी पावर, इनफैक्ट जो खुद से वो लोग डिसीजन लेते हैं, वो जो पावर है वो बहुत इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से सिविल सर्वेंट्स को पाया गया है कि वो एब्यूज करते हैं अपने पावर का, हैरेस करते हैं लोगों को। माल प्रैक्टिसेस देखी जाती है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, माल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा जाता है, करप्शन भी देखा जाता है। इस वजह से जनता में एक रिसेंटमेंट फैलता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीवांस। जनता के अंदर ग्रीवांस पैदा हो जाता है, जनता दुखी हो जाती है अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। जनता ने ही सरकार को चुना, सरकार ने पॉलिसी लाया, ब्यूरोक्रेसी ने उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस एब्यूज किया अपने पावर का, तो जनता में ग्रीवांस हो गया। अब इस जनता के ग्रीवांस को सॉल्व करने के लिए कोई तो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे कि जनता का ग्रीवांस सॉल्व किया जा सके। मतलब कोई करप्ट अगर बंदा है तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सके, माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सके। इसके लिए ही ये लोकपाल और ये लोकायुक्त वर्ड एग्जिस्टेंस में आता है, ताकि वैसे अधिकारियों को, वैसे पॉलिटिकल पोर्टफोलियो होल्डर को, जैसे कि इनफैक्ट पीएम तक पे एक्शन ले सकते हैं लोकपाल, ठीक है। तो ये पोस्ट बनाया गया है इसी पर्पस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि बैकग्राउंड थोड़ा आपको समझ में आया। अभी हम लोग ग्लोबल सिनेरियो ही देखेंगे।
तो सबसे पहले ये जो जनता के ग्रीवांसेस हैं, इसको डील करने के लिए, इसके रिड्रेसल के लिए इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस चाहिए थे। और वर्ल्ड में ऐसा देखा गया कि इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस जो हैं वो 3 तरीके की बहुत फेमस है, जैसे कि द ओम्बड्समैन सिस्टम। ओम्बड्समैन एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास लोग जाके अपनी दुख भरी कहानी, अपना ग्रीवांस सुनाते हैं, और ओम्बड्समैन इस ग्रीवांस को सुन के एक्शन लेते हैं, और जो करप्ट बंदा है जिसकी वजह से ग्रीवांस जनता में पैदा हुई है उस पे एक्शन लेते हैं ओम्बड्समैन। ठीक है, तो ओम्बड्समैन सिस्टम है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम होता है, जो कि फ्रांस वगैरह में बहुत फेमस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन में ही एक कोर्ट बना दिया गया है कि अगर कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेटिव में काम कर रहा है, वो गलत प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है, वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको इस कोर्ट में कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट फ्रांस में बहुत फेमस है। इनफैक्ट कई सारे अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी ये बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है प्रोक्यूरेटर सिस्टम। ठीक है, प्रोक्यूरेटर सिस्टम भी बहुत फेमस है, इसके बारे में भी फर्दर आपको मैं बताऊंगा। द अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कि जनता के ग्रीवांस के सॉल्यूशन के लिए निकल के आगे, सबसे पहले अर्लीस्ट है स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन। अब स्कैंडिनेवियन एक एरिया होता है, कुछ कंट्रीज होती हैं, उनको मिला दो तो स्कैंडिनेवियन बन जाता है, जैसे कि नॉर्वे, जैसे कि स्वीडन, जैसे कि फिनलैंड। इन सब कंट्रियों को बेसिकली मिला दो तो स्कैंडिनेवियन एरिया या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं इनको। ये कंट्रियां बहुत ही डेवलप हैं भाई साहब। ये कंट्रियां ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत कम है, करप्शन बहुत कम है, वुमेन्स यहाँ पे बहुत ही एम्पावर्ड हैं। ओवरऑल बहुत ही डेवलप्ड कंट्रियां हैं, और लगभग जितने भी इंडेक्सेस आते हैं, जो कि ग्लोबल इंडेक्सेस होते हैं, उनमें ये लोग टॉप करते हैं। ये बहुत ही डेवलप कंट्री है, राइट। तो इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं, इतना तो मैं बता देता हूँ कि स्कैंडिनेवियन ये सब कंट्रियां हैं और बहुत ही डेवलप्ड कंट्रियां हैं ये। ओम्बड्समैन का सिस्टम इन कंट्रियों में फेमस है। थोड़ा सा और बैकग्राउंड जानते हैं। स्वीडन में 1809 में ये सिस्टम आया था, ओम्बड्समैन वाला इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन। सबसे पहले कहाँ आया था? स्वीडन में। ठीक है, और ओम्बड जो है इनफैक्ट एक स्वीडिश टर्म है, जिसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों के, जनता के ग्रीवांस को सुनता है, ठीक है, और उस पर एक्शन लेता है। एब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, नेपोटिज्म और डिसकर्टेसी के अगेंस्ट में ये ओम्बड्समैन काम करते हैं। एब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मतलब कि ऐसा व्यक्ति मान लीजिए जिसका कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, ये एक पब्लिक सर्वेंट है और कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया, इसने इस पावर का मिसयूज किया, एब्यूज किया इसको, मतलब कि जहाँ ये एक्चुअली करना चाहिए पावर वहाँ नहीं करके गलत इस्तेमाल किया पावर का, तो ये उस केस में ओम्बड इस बंदे के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हुआ, नेपोटिज्म हुआ। नेपोटिज्म तो आजकल सबको पता ही होगा, मुझे कमेंट करके बताना, मैं देखना चाहता हूँ लेवल कि नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है। मुझे सिंपल सब एक वर्ड में बता देना नेपोटिज्म क्या होता है। डिसकर्टेसी, डिसकर्टेसी के भी अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं ओम्बड्समैन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये जो स्वीडिश ओम्बड्समैन होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट करता है पार्लियामेंट वहाँ का, ठीक है, पार्लियामेंट वहाँ का स्वीडन का इनका अपॉइंटमेंट करता है। जस्ट एक मैं आपको ग्लोबल सिनेरियो बता रहा हूँ, 4 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है। इनको हटाया भी जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा ही, एंड तभी हटाया जा सकता है जब लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो, मतलब के लिए इसके लिए मोशन लाते हैं ये लोग, और हटाने की एक प्रक्रिया है, बृहद प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाता है और इनको हटाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल्दो ये ओम्बड्समैन अपॉइंट किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, बट ये इंडिपेंडेंट होते पार्लियामेंट, मतलब ऐसा नहीं कि ये अपॉइंट करता है तो कभी भी हटा सकता है। पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर के साथ में एग्जीक्यूटिव के और जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनके अधीन नहीं होती है ये इंस्टीट्यूशन जो कि ओम्बड्समैन की है,
बल्कि ये तीनों एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट, जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, इसके इंडिपेंडेंट होता है, ये काम अपना खुद से करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी keeps a watch over all public officials like civil officials, judicial, military। ये जो ओम्बड्समैन हैं, जो कि स्वीडन में फेमस है, स्कैंडिनेवियन में कंट्रीज में फेमस है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं जो कि एक वॉच रखते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर। वैसे पब्लिक ऑफिशियल जो कि सिविल ऑफिशियल हैं, जुडिशियल है, मिलिट्री नेचर के ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर वॉच रखने का मतलब उनकी निगरानी करने का पावर है इनके पास। अगर उनको लगता है कि कोई करप्ट प्रैक्टिस हुआ है, माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, तो उनके अगेंस्ट ये एक्शन लेती है, इनिशिएट करती है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। सो दैट दे फंक्शन इम्पार्शियली, ऑब्जेक्टिवली एंड लीगली। नो पावर टू रिवर्स और क्वेश्चन ए डिसीजन ऑफ कोर्ट। हालांकि ये इतने काम करती है, ओम्बड्समैन की जो इंस्टीट्यूशन है वो वॉच करती है और इंश्योर करती है कि जो ये लोग हैं सिविल, जुडिशियल, मिलिट्री नेचर के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो इम्पार्शियली, ऑब्जेक्टिवली और लीगली काम करे। बट ये किसी कोर्ट के, मान लीजिए कि स्वीडन में कोई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसको क्वैश नहीं कर सकता है। ये पावर बहुत कुछ है, लेकिन कोर्ट के आगे ये जीरो हो जाता है। कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, उसको रिवर्स नहीं कर सकते ये लोग, क्वैश नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ ओम्बड्समैन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉम्प्लेन रिसीव्ड और सो मोटो। तो ये दो तरीके से काम करते हैं। जब भी स्वीडिश ओम्बड्समैन को कोई कंप्लेन मिलता है तो वो उस पर एक्शन लेते हैं, या फिर सो मोटो, ये खुद से भी अपना एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। He can also prosecute any erring official including the judges। तो जजेस को भी नहीं छोड़ा जाता है, ओम्बड्समैन चाहे तो उन पे भी एक्शन ले सकते हैं। बट ही कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी पनिशमेंट। ये जांच पड़ताल कर सकते हैं, अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट खुद से नहीं दे सकते। ये ओम्बड्समैन की ये लिमिटेशन है। न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री टू हैव द ओम्बड्समैन सिस्टम एंड नाउ अगर प्रेजेंट की बात करें तो मोर देन 40 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस सिस्टम को फॉलो करती हैं। पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है, पब्लिक सिटीजन्स की जो ग्रीवांसेस है उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, द ओम्बड्समैन इन इंडिया इज कॉल्ड द लोकपाल और लोकायुक्त। लाइकवाइज जो ओम्बड्समैन है इंडिया में, उन्हें हम ओम्बड्समैन नहीं कहते हैं, हम उन्हें लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं। ठीक है, लोकपाल कहते हैं सेंट्रल जो इंस्टीट्यूशन है उसको लोकपाल, और जो स्टेट की इंस्टीट्यूशन है उनको लोकायुक्त कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Another unique institutional device is the French system of administrative court। तो जो मैंने शुरू में ही बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से ही निकाल के कोर्ट बना दिया गया है। मतलब इसमें वही मैटर डील किए जाते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो पब्लिक सर्वेंट्स है वगैरह हैं, वो या तो माल प्रैक्टिस में या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर करप्शन में इंडल्ज है, उनके ऊपर यहाँ पे मुकदमे चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत फेमस है, इसको कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो किया हुआ है। The socialist countries like former USSR, now Russia, China, Poland, Hungary, Czechoslovakia and Romania follow the procurator system। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकारी तौर पे एक तरीका निकाला गया है कि कैसे जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको उन पे कार्रवाई की जाए। ये अलग से इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ऐसी बेसिकली सिस्टम है जहाँ पे प्रोक्यूरेटर फॉर्म में काम चलता है। वहाँ पे बेसिकली ये जो यूएसएसआर है, चाइना है, पोलैंड है, हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है या फिर रोमानिया, यहाँ पे ये सिस्टम काम करता है। तो तीन तरीके के सिस्टम मैंने आपको बता दिए, ओम्बड्समैन सिस्टम, प्रोक्यूरेटर सिस्टम और जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम है जो कि यूरोपियन कंट्रीज में फेमस है। ये सारे सिस्टम काम करते हैं।
सिटीजन्स के ग्रीवांस को सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और भी बातों को जानेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त से रिलेटेड। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।